जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। टैक्स प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के लिए नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो ये पहला चैप्टर है। और जो फिज़िकल में बैठे हैं वो क्लास के बाद जो है फ़ोटोकॉपी से जाते हुए इस चैप्टर के नोट्स ले लीजिएगा। आज 4 अक्टूबर है। अभी आई कैप की बुक हो सकता है, उम्मीद है 3-4-5 दिन में आ जाए। से मिसाल के तौर पे 10 अक्टूबर को आती है, तो फिर 11-12 अक्टूबर को हमारी बुक भी पब्लिशिंग में चली जाएगी। तो फिर उसके आते आते हो सकता है 20 अक्टूबर ही जहन में रखें, 20 अक्टूबर तक बुक्स अवेलेबल हों। ये प्रोबेबल टाइमिंग है, सारी डिपेंडेंट है आई कैप की बुक आने पे। तो बहरहाल तब तक हम नोट्स चलाएंगे। बाकी आप में से किसी ने अपना तारुफ कराना है तो क्लास के बाद आ जाए, पढ़ना शुरू करते हैं हम। अच्छा भाई, टैक्स लगाने के लिए सबसे पहली बात हमें ये पता होना ज़रूरी है कि टैक्स ईयर क्या है। उसके लिए आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करें, सिलेबस की ग्रेड और वो सारी चीज़ें आई कैप की बुक एक दफ़ा फाइनल आ जाए फिर डिस्कस हो जाएंगी। टैक्स कैलेंडर ईयर के एतबार से नहीं लगेगा। टैक्स जो लगा करेगा पाकिस्तान में वो बजट के एतबार से लगेगा, और बजट आपको पता है हुकूमत का जून में आता है। तो टैक्स जो भी पाकिस्तान में बंदा देगा वो टैक्स ईयर के एतबार से देगा। वो टैक्स ईयर हुआ करेगा 12 महीने का। ये 12 महीने शुरू हुआ करेंगे 1 जुलाई को और ख़त्म हुआ करेंगे 30 जून को। इस 12 महीने को कहा जाएगा टैक्स ईयर, बल्कि नॉर्मल टैक्स ईयर, इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। अब अगला सवाल ये आएगा कि इस नॉर्मल टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करें। तो उसमें ये भी कहा जा सकता है कि आप इसको ऐसे डिनोट कर दें, 2021 में शुरू हो रहा है, 22 में ख़त्म हो रहा है। लेकिन ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। लॉ मेकर ने उस बारे में कहा है कि आप इसको टैक्स ईयर 2022 ही कहेंगे। हाँ, पढ़ने वाला खुद ही समझ जाएगा जिसको लॉ का पता है कि भाई एसी की आवाज़ आ रही है, चेक करवाएं। पढ़ने वाले को खुद ही पता चल जाएगा कि ये टैक्स ईयर से क्या मुराद है। इससे मतलब क्या बनेगा। मिसाल के तौर, ये मैं भी नोट करने देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर 1 जुलाई 21 को मेरा साल शुरू हो रहा है तो 12 महीने कब ख़त्म होंगे, 30 जून 22 को। इसकी आखिरी तारीख किस कैलेंडर में गिर रही है, 2022 में। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2022। क्लियर। और आज क्या तारीख है, 4 अक्टूबर। ये जुलाई है, यस और नो कर दे, मैं आगे चलूं। ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये हम यहां कहीं खड़े हैं। आज 4 अक्टूबर है, तो अगर मैं कहता हूं कि ये 4 अक्टूबर है आज की तारीख, तो 4 अक्टूबर वाले दिन मुझे बताएं मैं किस टैक्स ईयर में खड़ा हूं। आज 4 अक्टूबर है, टैक्स ईयर 2022। 21 नहीं कहना, क्योंकि 1 जुलाई 21 को जो साल शुरू हो और 30 जून 22 को ख़त्म हो, इसका नाम क्या रखेंगे, बोलें, टैक्स ईयर 2022। तो ये ब्लैक डॉट में तो मैंने आपको सिर्फ आज की डेट शो करनी थी, अब ये नोट कर लें। तो टैक्स ईयर कैलेंडर के एतबार से नहीं दिया जाएगा, बल्कि 30 जून को हमारा टैक्स ईयर एंड हुआ करेगा। इसको उतार के लाया करना यार, आधा
ठीक है। ओके अच्छा, अभी बता दें अब अगला साल कौन सा बनेगा? बोलें 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 बोलें। 30 जून, बोले 23। ये कितने महीने बने? 12 महीने। ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। इसे डिनोट कैसे करेंगे? 2023 नोट कर सकते हैं आप। तो इसे टैक्स ईयर 2023 के एतबार से डिनोट करेंगे। तो टैक्स ईयर 12 महीने का अरसा हुआ करेगा, 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा, 30 जून को ख़त्म हो जाया करेगा। हर बंदा पाकिस्तान में अपना टैक्स इस साल को सामने रख के निकालेगा। ओके तो इधर हम क्या लिखूं मैं? 1 जुलाई 22 को जो साल शुरू होगा वो ख़त्म कब होगा? 30 जून 23। भाई इधर आ जाओ इस रो में, तो टाइम पे आया करो। 30 जून 2023। इसे डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2023। तो अब अगर आज के बाद आपसे कोई कहे कि ये टैक्स ईयर 2022 है, तो इसका क्या मतलब आप लेंगे? कि 1 जुलाई 11 को जो साल शुरू हुआ है और 30 जून 2022 को जो ख़त्म हुआ है उसे टैक्स ईयर 2022 कहेंगे। और 1 जुलाई 2022 को जो साल शुरू हुआ है और 30 जून 2023 को जो साल ख़त्म हुआ है उसे टैक्स ईयर 2023 कहेंगे। तो ये भी नोट करना चाहते हैं तो आप कर लें। ओके अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये जिन्होंने ऑनलाइन लेट ज्वाइन किया होगा शायद उस वक्त तक तो बुक आ भी गई हो। बहरहाल ये चैप्टर 4 का पहला सफ़ा होगा, लेकिन बुक में पता नहीं इस पेज का नंबर क्या होगा जब बुक आएगी। फ़िलहाल इसका पेज नंबर मैंने 1 रखा है ताकि इस चैप्टर की तरतीब से चले। नॉर्मल टैक्स ईयर, कहाँ से आवाज़ आ रही? द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ, बोले 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 12 मंथ्स। टैक्स ईयर कितने अरसे का होगा? 12 महीने का होगा। चलें क्लास के बाद देख लें। टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 महीने का होगा, एंडिंग ऑन 30th जून। एंड कब हुआ करेगा? 30th जून। हेयर इन आफ्टर, इसके बाद रेफर टू एज, इसे कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। इसके बाद इसे कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा? तो जो टैक्स ईयर 1 जुलाई को शुरू हो और 30 जून को ख़त्म हो इसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाएगा। एंड शेल बी डिनोटेड बाय, और इसको लिखा कैसे जाएगा? बाय द कैलेंडर ईयर, उस कैलेंडर ईयर के नाम से लिखा जाएगा इन विच द आखिरी तारीख फॉल्स, जिसमें आखिरी तारीख गिर रही है। बताएं जी आखिरी तारीख किस साल में गिर रही है इसकी? 2000, और इसकी आखिरी तारीख किस साल में गिर रही है? 2023 में। तो इसे उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा। कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर का होता है, इसको बेशक काट भी दें। कैलेंडर ईयर से हमें कंसर्न नहीं है, ये बात याद रखेगा। कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर का होता है, इसको बेशक काट दें, नो प्रॉब्लम। बस ये पता होना चाहिए कि टैक्स ईयर कब एंड हुआ करेगा? 30 जून को एंड हुआ करेगा। ओके जी भाई, 1 जुलाई 2013 ये कब एंड होगा? 30 जून 14 को। कितने महीने का होगा? इसे कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। डिनोट कैसे किया जाएगा? 2014 से, जिसमें आखिरी तारीख गिर रही है।
अच्छा, अगर ये बंदा हुकूमत से रिक्वेस्ट करे कि मेरे बाहर के मुल्क में पेरेंट कंपनी है, उसका ईयर एंड 31 मार्च है, तो हुकूमत आप मुझे इजाज़त दे दें मेरा भी ईयर एंड 31 मार्च हो जाए, और हुकूमत इसको इजाज़त दे दे, तो फिर 31 मार्च 2014, 31 मार्च 14 तो मुझे यहाँ लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्यों उधर लग रहा है। 31 मार्च 14 तो गुजर चुका, थोड़े होश के नेल लें, होश के नाखून सोचें। 31 मार्च 14 तो गुजर चुका, 31 मार्च 14 की तारीख लिखवाने वाले आगे चलेंगे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो प्लीज़ 31 मार्च 14 नहीं बोलना। बोलें बोलें बोलें, कैलेंडर में आगे चलते हैं ना, दुनिया आगे जा रही है। 31 मार्च 2015, ऑब्वियसली इसके बाद 31 मार्च 15 ही आ सकता है, इसके बाद तो 31 मार्च 14 नहीं आ सकता। तो अब ये हुकूमत से जब इजाज़त मांगेगा कि आज के बाद मेरा ईयर एंड 31 मार्च को होगा, तो फिर इसको इजाज़त किस तारीख तक की मिलेगी? 31 मार्च 15 तक की। लेकिन इसके बाद जो 31, अब तो ये 31 मार्च 15 के बाद एक और भी 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 16, तो अब तो इसका मार्च में ईयर एंड हुआ करेगा। इसी तरह अगले साल 31 मार्च 2017, 31 मार्च 18, तो इसने हुकूमत से इजाज़त ले ली है। अब ये कितने महीने बनते हैं? 9 मंथ्स, ये बनते हैं 9 मंथ्स, और ये कितने महीने बनते हैं? 12 मंथ्स। ओके, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स सादा, और स्पेशल मीन्स तिल वाला। तो ये नॉर्मल हो गया, और ये कौन सा हो गया? स्पेशल। और नॉर्मल और स्पेशल के दरमियान कीमे वाला, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल बोलें, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसकी आखिरी तारीख क्या बन रही है? 31 मार्च 15, तो 15 से कौन सा मुराद है? 2015 का कैलेंडर ही है ना, तो इसे 2015 से डिनोट करेंगे। इसकी आखिरी तारीख कौन सी बन रही है? 2016, तो इसे किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2016 से। तो ये ट्रांजिशनल और स्पेशल के अंदर क्या फ़र्क है? जब नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएंगे तो बीच में हमेशा एक अरसा आया करेगा जो 12 महीने से कम होगा, मस्ट कम होगा, मस्ट, कोई दूसरी बात नहीं है। जब भी नॉर्मल से स्पेशल पे जाया करेंगे तो बीच में एक अरसा आएगा, जो अरसा हमेशा पॉसिबल ही नहीं 12 महीने का हो, इम्पॉसिबल है, जो हमेशा कितने महीने का होगा? 12 महीने से कम का। तो उसको डिनोट कैसे किया करेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इसको कैसे डिनोट किया है हमने? क्या? स्पेशल टैक्स ईयर। और ये कौन सा वाला था? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है जी भाई, आगे आ जाएं आप। भाई ये सोच समझ के एडमिशन आपने लेना था, मुझे नहीं पता चेंज हो सकती है आपकी क्लास या नहीं। तो 7:15 पे सर्दियों में अगर आप आ सकेंगे तो ये सोच समझ के एडमिशन लेना था। 7:15 पे पूरी क्लास शुरू हो जाया करेगी। ओके, जल्दी करें, आधे मिनट से ज़्यादा ना लें, इसको नोट करें। ये लास्ट रो में थोड़ी जगह बना दी, इधर इधर हो जाए, उधर एंड पे तंग। तो जब भी नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएंगे तो एक अरसा बीच में आया करेगा जो 12 महीने से कम का होगा, उस अरसे को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और अब अगर मैं बात करूं आपसे कि ये 31 मार्च 17 है, तो फिर तो ये कितने महीने हैं? 12 महीने। लेकिन 30 जून को एंड नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? स्पेशल टैक्स, एंड सो ऑन। हाँ, स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे भी वापस आ सकता है ये, लेकिन फिलहाल हम इसे नॉर्मल से स्पेशल पे लेके गए हैं।
तो आम हालात में टैक्स ईयर 30 जून को एंड होगा, लेकिन अगर कोई इजाज़त ले ले तो उसका फिर ईयर एंड 31 मार्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 28 फरवरी भी हो सकता है, कुछ भी उसका ईयर एंड हो सकता है। ओके, अब आ जाएं जी सबसेक्शन 2 स्पेशल टैक्स ईयर। सेकंड रो में जगह बना दें। पढ़ें जी। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को क्या मिल जाए, इजाजत मिल जाए। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट क्यों होगा नॉर्मल से, क्योंकि 12 महीने का तो है लेकिन 30 जून को एंड है, ये दोनों 12 महीने के, नॉर्मल भी 12 महीने के, स्पेशल भी 12 महीने के, लेकिन ये कब एंड नहीं हो रहा, 30 जून को एंड नहीं हो रहा। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को इजाजत मिल जाए टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड, कि वो 12 महीने का अरसा यूज कर ले, डिफरेंट फ्रॉम, जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर से हटके होगा। सच पीरियड, ये वाला अरसा, shall be that person's, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा, उस बंदे को स्पेसिफिकली इजाजत मिलेगी। ये जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अलाउड, आपको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी हुकूमत की तरफ से, अगर आप इजाजत नहीं लेंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते साल। हेयर इन आफ्टर, इसके बाद रेफर टू एज, इसका नाम हम क्या रख देंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। एंड शेल बी डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किया जाएगा। अच्छा, इसको ये जिस तरह मैं जरा कर रहा हूं उस तरह पढ़िएगा, जिस तरह मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। जी आप पढ़ें। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। ठीक है विशाख, आप इतने को अंडरलाइन कर लें, जो मैंने मिटाया उसको मिटाना नहीं है, इसको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इतनी सी बात समझ आ रही है, इतनी सी बात। शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। जी, क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स इन विच कैलेंडर ईयर, 70, in which the closing date of special tax year falls, तो इसलिए इसको डिनोट किया जाएगा उससे। बहरहाल ये अभी मैंने जो बात आपको कटवाई है, आपने काटनी बिल्कुल नहीं है, इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो नीचे वाली एग्जांपल्स भी अभी नहीं पढ़नी है आपने, ये जो दी हुई है, तो इसको जरा दोबारा पढ़ लें आप पूरा। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड, जहां एक बंदे को 12 महीने इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाए, डिफरेंट फ्रॉम, ये नॉर्मल टैक्स ईयर से हटके होंगे। सच पीरियड, ये वाला अरसा, शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर, ये उसका अपना टैक्स ईयर होगा, और इसको डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द लास्ट डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, जिसमें आखिरी तारीख फॉल करे स्पेशल टैक्स ईयर। ओके, अच्छा भैया, अब सवाल ये है कि आपने इजाज़त किससे लेनी है टैक्स ईयर चेंज कराने के लिए। तो उसमें जो एडमिन अथॉरिटीज़ हैं वो आप अपने रजिस्टर पे लिख लें, एडमिन अथॉरिटीज़। तो पाकिस्तान में हाईएस्ट जो एडमिन अथॉरिटी है जो देखती है टैक्स लॉ को, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसके बाद है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, नहीं छुट्टी नहीं हुई, और इसके बाद है कमिश्नर, FBR, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। लाइट चली गई, आप लिख लें तरतीब से, FBR, उसके बाद चीफ कमिश्नर और फिर उसके बाद कमिश्नर। तो हाईएस्ट जो अथॉरिटी है
वो कौन सी है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एब्रीविएशन यूज की जाएगी, भाई इधर देखना यार, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो एब्रीविएशन यूज की जाएगी वो खाली FBR भी यूज कर सकता है या खाली बोर्ड का लफ्ज भी यूज कर सकता है। तो बोर्ड के बाद जो हाईएस्ट अथॉरिटी चीफ कमिश्नर के बाद कमिश्नर एंड सो ऑन। ओके, अब आप हजरात आए इसमें टू ए की तरफ। ओके, आ जाए आगे, दोनों आ जाए आगे। भाई इधर जगह बना दो, ये फर्स्ट रो में भी जगह बना दे। फर्स्ट रो में आ जाए, फर्स्ट रो में। ओके, एडमिन अथॉरिटीज का मतलब क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। अच्छा, अब आपने अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, आपने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना है या स्पेशल से वापस, तो उसके लिए तरीका क्या होगा? उसके लिए डिपेंड करता है कि आप एक पर्सन हैं या क्लास ऑफ पर्संस हैं। क्लास ऑफ पर्संस या पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन से क्या मुराद है? ऑल CA कॉलेजेस, ये क्या है? क्लास ऑफ पर्संस। ऑल कार सेलर्स, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया, ये क्या है? क्लास ऑफ पर्संस, ग्रुप। पर्सन से क्या मुराद होगा? होंडा, राइज। पर्सन से मुराद होगा सिंगल पर्सन। और क्लास ऑफ पर्सन से क्या मुराद होगा? तो अगर सारे कॉलेज अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहते हैं तो ये जाएंगे मोहतरम फेडरल बोर्ड के पास। ये किसके पास जाएंगे? फेडरल बोर्ड के पास। समझ आई बात? अगर सारे CA के कॉलेजेस यानी क्लास ऑफ पर्संस अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं तो ये किसके पास जाएंगे? और अगर पर्सन अपना चेंज ऑफ टैक्स ईयर करवाना चाहता है तो ये किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास। तो अगर एक ग्रुप अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहता है तो किसके पास जाएगा? हाईएस्ट अथॉरिटी के पास, FBR के पास। और अगर एक सिंगल बंदा अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहता है तो किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। तो सिर्फ राइज वाले चाहते हैं हमारा टैक्स ईयर चेंज हो जाए तो क्या करें? सारे CA के कॉलेजेस वाले चाहते हैं हमारा टैक्स ईयर चेंज हो जाए, तो टोयोटा वाले चाहते हैं हमारा टैक्स ईयर चेंज हो जाए तो कमिश्नर के पास। सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी चाहती है हमारा टैक्स ईयर चेंज हो जाए तो FBR के पास जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप क्लास ऑफ पर्संस हैं या सिंगल पर्सन है। ओके, चलें जी इसको पढ़ते हैं अब। द बोर्ड से क्या मुराद है? 2A अब हम पढ़े हैं। ये ना ये है सेक्शन, इसको कहते हैं सेक्शन, और 74 हम पढ़े हैं लॉ का, और इसको कहते हैं सब सेक्शन। बहरहाल ये कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। अच्छा, द बोर्ड इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग अ, जिनका पहले से कौन सा साल था? मे परमिट टू यूज उन्हें स्पेशल से किस पे जाने देंगे? नॉर्मल पे। और दरमियान में क्या लिखा हुआ है? थ्रू ऑफिशियल गजट। गजट कुछ भी नहीं है, लिख सकते हैं आप ऊपर, एक डॉक्यूमेंट सा होता है
जो हुकूमत हर साल प्रिंट करती है जून में, जिसमें बताती है किन किन लोगों को हमने इजाज़त दी। जैसे बजट एक लफ्ज़ होता है, या कोई भी सर्कुलर, कोई भी चीज़ जो हुकूमत नोटिफिकेशन समझ लें आता है जैसे हुकूमत का, तो गज़ट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हुकूमत लिखती है कि इन लोगों को हमने स्पेशल से नॉर्मल पे जाने दिया है। तो गज़ट के लफ्ज़ से आपको इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। बहरहाल ऑफिशियल गज़ट एक सफ़ा होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये बात लिखी होगी कि हमने आपको जाने दिया है स्पेशल से नॉर्मल में। और सिमिलरली इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग नॉर्मल, इनको किसकी तरफ जाने दिया जाएगा? स्पेशल टेक्स। और इंग्लिश वही लिखी हुई है, थ्रू ऑफिशियल गज़ट। ऑफिशियल गज़ट एक सफ़ा होगा जिसमें ये लिख के बता दिया जाएगा कि आपको इजाज़त मिल गई है। ओके। कुछ शुगर बनाने वाली कंपनीज इकट्ठी गई थी, तो हुकूमत ने इनको 30 सितंबर ईयर एंड की इजाज़त दे दी हुई है, ये आपने याद नहीं करना। और कुछ इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज गई थी, इनको हुकूमत ने 31 दिसंबर की इजाज़त दे दी हुई है। ओके। अब जी किसने टैक्स ईयर चेंज करा लिया? क्लास ऑफ पर्सन्स ने। अब किसने कराना है? आ पर्सन, सिंगल पर्सन। तो उसके लिए आप पॉइंट 3 पढ़ लें खुद ही। सफ़े पेजेस, उसको मैसेज करो। पॉइंट 3 बोलें। मैं कुछ और बोलने को कह रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं। बोलें आ पर्सन, यानी एक बंदे की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात नहीं हो रही। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, एक बंदा ग्रुप ऑफ पर्सन्स नहीं, एक बंदा कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा इन राइटिंग, लिख के देगा। टू अलाउ हिम, खुदा के लिए मुझे इजाजत दे दो। टू यूज मैं 12 महीने यूज करना चाहता हूँ। अदर देन सादा खा खा के थक गया हूँ। एज अ तिल वाला। एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर कहेगा ले खा तिल वाला। एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम। अच्छा, इजाजत एप्लीकेशन कौन देगा? पर्सन यानी टैक्स पेयर। और इजाजत कौन देगा? कमिश्नर। तो ऑर्डर कौन पास करेगा? ऑर्डर कमिश्नर। ऑर्डर विल बी पास्ड बाय कमिश्नर if the condition mentioned below is fulfilled। अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए तो आपको इजाजत मिल जाएगी। ये कंडीशन क्या है वो बाद में देखते हैं। सिमिलरली पॉइंट 4 तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि पॉइंट 3 में क्या था? नॉर्मल से, और 4 में क्या है? स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो नॉर्मल की इजाजत ले रहे हैं, और पहले से कौन सा यूज करा था? स्पेशल टैक्स ईयर। तो 4 में ये है, अ पर्सन यूजिंग तिल वाला मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज सादा टैक्स ईयर। कहते थक गया हूं तिल खा खा के, सादा। एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। और वही इंग्लिश लिखी है, द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड। अब वो कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है जो आपने पूरी करनी है? कमिश्नर शेल ग्रांट परमिशन, कमिश्नर आपको इजाजत दे दिया करेगा टू चेंज द टैक्स ईयर, अगर आप टैक्स ईयर बदलना चाहें फ्रॉम सादा टू तिल और टिल टू सादा, ओनली इफ द बंदा हैज शोन अशद जरूरत। अगर आप अशद जरूरत शो करें, यानी कि आप कहते हैं यार बाहर के मुल्क के अंदर मेरी पेरेंट कंपनी है जिसने मेरे शेयर खरीदे हुए हैं,
तो उनका ईयर एंड 31 मार्च को होता है, तो मेरा भी ईयर एंड 31 मार्च को करने दें। या सीए के कॉलेजेस वाले कहें कि 30 जून को हमारा ईयर एंड होना बड़ा मुश्किल है, हमें आप ऐसा करें 30 जून को तो सेशन अभी चल रहा होता है, सितंबर में जाके क्लासें एंड होती हैं, तो सितंबर हमारा ईयर एंड कर दें। या मार्च में जाके क्लासें एंड होती हैं, मार्च में हमारा ईयर एंड कर दें। दिसंबर ईयर एंड या जून ईयर एंड सीए के कॉलेज वाले कहें हमें समझ नहीं आती, जून में तो बल्कि क्लासेस बड़े अरूज पे चल रही होती हैं, जुलाई अगस्त में कहीं जाके क्लासें ख़त्म होती हैं। तो कोई भी कंपेलिंग नीड आप शो कर दें तो कमिश्नर मान सकता है, जिसमें आपको वो इजाज़त दे देगा। तो कंडीशन क्या थी जी? कंडीशन ये है कि आपने क्या शो करनी है? कंपेलिंग नीड, अशद ज़रूरत आपने शो करनी है। मेरी जान चली जाएगी अगर मैं टेक्स्ट ईयर चेंज ना करें तो। द कमिश्नर मे इम्पोज कंडीशंस वाइल गिविंग परमिशन, तो कमिश्नर इजाज़त देते हुए शराइत लगा सकता है। शर्त कोई भी लगा सकता है। मिसाल के तौर पे वो ये शर्त लगा सकता है कि ये इजाज़त मैं आपको 5 साल के लिए दे रहा हूँ, 5 साल तक आप स्पेशल यूज़ करो, फिर दोबारा नॉर्मल पे आ जाना। कोई भी शर्त अगर कमिश्नर, अबू मैं लेट आ सकता हूँ, जी बेटा लेट आ जाओ लेकिन 5 दिन तक, बस इसके बाद लेट नहीं आना, तो शर्त कोई भी अगला बंदा लगा सकता है। तो कमिश्नर कोई भी शर्त लगा सकता है, कंडीशन लगा सकता है, फिर आपको उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये पढ़ लें 3, 4, 5 दोबारा। अच्छा जी, पॉइंट 6। अच्छा, प्रिंसिपल साहब से आपने जो है वो एक पर्ची लिख के प्रिंसिपल साहब के कमरे में भेजी, भाई मुझे इजाज़त दे दें, मैं क्लास में लेट आया हूँ, तो टीचर मुझे एंटर नहीं होने दे रहा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें, आपकी तरफ से इजाज़त मिल जाएगी, टीचर एंटर होने देगा। तो प्रिंसिपल साहब ने उस पर्ची के ऊपर लिख के अंदर से भेज दिया नॉट अलाउड, तो आपको इजाज़त नहीं है। अब आप दिल में ये आएगा आपके फ़ौरन कि यार एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लेते, मुझे कमरे में बुला ही लेते, हो सकता है मैं कोई ऐसा आर्गूमेंट देता जिससे उनके दिल में बात आ जाती। तो यही बात पॉइंट 6 के अंदर उसने लिखी है। कमिश्नर को आपने इजाज़त मांगी कि मुझे किससे जाने दो, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दो। अब ये नहीं होगा कि कमिश्नर आपके घर जवाबी लिफाफा भेज देगा, यू आर नॉट अलाउड। लॉ मेकर कहते हैं ये मुनासिब बात नहीं है। आप जाएं, कमिश्नर आपको इजाज़त देगा, अपने कमरे के दरवाजे खोलेगा, आप उसके कमरे में जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे अपने आर्गूमेंट ज़बानी भी पेश करेंगे। एक तो आपने आर्गूमेंट्स एप्लीकेशन में लिख के दे दिए होंगे ना, मे अप्लाई, ये तो आपने एप्लीकेशन भेजी थी सिर्फ, लेकिन ये फैसला सुनाने से पहले कि आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त देनी है या नहीं, कमिश्नर आपको एक दफ़ा बुलाएगा और आपकी हियरिंग करेगा, यानी आपकी बात सुनेगा, सुनने के बाद फैसला सुनाएगा। और अगर बाद में कमिश्नर डिसाइड करता है कि मैंने आपको इजाज़त नहीं देनी, तो फिर तहरीरी तौर पे लिख के देगा कि मैं आपको इजाज़त नहीं देता और इजाज़त ना देने की वजह क्या है ये भी बताएगा। पॉइंट 6, ये जो मिसाल कोई दी जाती है तभी याद रहती है जब उसी दिन जाके घर में पढ़ लें। अगर आप उसी दिन घर में नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगले दिन याद करना मुश्किल होता है, और ये सारी बातें साथ साथ याद करनी है। ये कोई पेपर में सफ़े लेके जाने की इजाज़त नहीं है ये वाले, तो ये आज आपने याद करके सारा लिखना है, क्योंकि ये जो आज वाला है ये फिर टाइम नहीं मिलेगा, और बाद में जब कोई 30-40 क्लासें गुजर जाती हैं तो फिर बच्चे रोते हैं कि काश हम साथ साथ याद कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है आप लोग इस वक्त घर से नियत करके आए हुए हैं, इस दफ़ा तो साथ साथ पढ़ना है। नहीं,
एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, कमिश्नर का जो ऑर्डर है ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर के चेंज का, shall be passed after providing the applicant, एप्लीकेंट से कौन मुराद है? टीपी, टीपी से मुराद टैक्स पेयर। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का उर्दू में मतलब लिख लें, कमिश्नर अपने कमरे में बुला के आपकी बात सुनेगा। कुछ लोगों को भूल जाता है, फिर बाद में पूछते हैं, इसलिए ऑनलाइन वालों को स्पेसिफिकली ये बात आज मैं बता रहा हूँ, जो बात क्लास में पढ़ा दी गई उसका जवाब कभी नहीं दिया जाएगा, वो यही कहा जाएगा क्लास दोबारा अटेंड कर लें जाके। तो इसलिए ये बातें लिख लिया करें और प्लीज़ फिर बाद में पूछा मत करें। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का उर्दू में मतलब आपको बताया, कमिश्नर अपने कमरे में बुलाएगा और आपकी बात सुनेगा। अच्छा जी, और अगर आपकी बात सुनने के बाद कमिश्नर इस नतीजे पे पहुंचे कि आप गंदे बच्चे हैं, आपको टैक्स ईयर चेंज करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर क्या होगा? इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड का क्या मतलब है कि नॉर्मल से स्पेशल की इजाज़त मांगी थी, नहीं मिली, अब आप तरसते रहेंगे, बस लोगों को देखा करेंगे तिल वाला नान खाते हैं, आप सादा ही खाते रहेंगे। इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन, तो कमिश्नर लिख के बताएगा कि तिल तुम्हारे लिए क्यों खतरनाक है। ओके, चेहरे पे जो तिल होता है वो नहीं। पॉइंट 7, अच्छा जी, आपने अबू से इजाज़त मांगी, अबू मैं 10 बजे तक घर आ जाया करूंगा। ठीक है बेटा, तुम आ जाया करो, 10 बजे तक घर आ जाया करो। चंद दिन बाद आपकी हरकतें देख के अबू ने इजाज़त वापस ले ली, तुम 6 बजे घर आ जाया करो, ये इजाज़त अबू ने वापस ले ली। तो कमिश्नर ने आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त दे दी, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त दे दी। इस दिन कमिश्नर को ख्याल आया ये इजाज़त मैं वापस ले लूँ, तो ये पावर भी कमिश्नर के पास अवेलेबल है कि दी हुई इजाज़त बाद में क्या ले सकता है? वापस। अभी तक तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे ना, इजाज़त मिलनी है या नहीं मिलनी। अब हम क्या डिस्कशन करने लगे हैं? मिली हुई इजाज़त वापस। भाई टैक्स की क्लास पढ़ने आए, 7:15 वाली, 7:45 वाली? नहीं सर, ये 7:15 वाली है। अच्छा जी, पॉइंट 7, इस वक्त तो बस काला शिकागो पहुंचने वाली है। पॉइंट 7, द कमिश्नर में बाय ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर के जरिए विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर, जो उसने इजाजत दी थी उसे क्या कर सकता है? विदड्रॉ कर सकता है। तो जी मैं पढ़ाऊंगा, फीस पूरी दी हुई ना, रिलैक्स करें। तो विदड्रॉ पॉइंट 7 की हेडिंग बनेगी। तो विदड्रॉ करने की इजाजत है, यानी विदड्रॉ करने की पावर कमिश्नर के पास अवेलेबल है। दी गई इजाजत कमिश्नर वापस ले सकता है। लेकिन भाई इसमें ऐसा नहीं होगा कि कमिश्नर ऐसे ही बस आपके घर लेटर भेज दे, मैंने आपको इजाजत दी थी मैं वापस लेता हूं। इससे पहले भी एक शर्त है, ये तो आपके लिए बड़ा धमाका है ना, इजाजत मिल गई थी, 2-3 साल बाद कमिश्नर ने कहा मैं वापस लेता हूं। तो इससे पहले कमिश्नर को क्या करना चाहिए? आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको एक मौका देगा जिसमें आप अपनी बात सुनाएंगे जाके। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपकी बात सुनी जाएगी। अगेन इस बात का वही मतलब है, कमिश्नर साहब आपको अपने कमरे में बुलाएंगे, आपकी बात सुनेंगे और कहेंगे भाई आप गंदे बच्चे हो, मैं आपको जो इजाज़त दी थी मेरे से गलती हो गई, मैं वो इजाज़त वापस लेना चाहता हूँ। आप अपने आर्गूमेंट्स पेश करेंगे, कमिश्नर कन्विंस ना हो सका तो इसी सूरत में कमिश्नर जो है अपनी दी गई इजाज़त विड्रॉ कर लेगा, वापस ले लेगा। ओके, पॉइंट 8 में अभी पढ़ाता हूँ, सब्र कर दें। इसमें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जी,
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर यहां से शुरू होता है नॉर्मल के एंड से, और स्पेशल के स्टार्ट पे खत्म हो जाता है। लेकिन स्पेशल से अगर नॉर्मल पे जाना चाहें तो भी कौन सा ट्रांजिशनल, जो भी टैक्स ईयर जो बीच में आएगा उसका क्या नाम होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कितने अरसे का होता है वो बताने लगा है। इसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पढ़ें जी। Where the tax year of a person changes, जहां एक टैक्स ईयर बंदे का बदल जाए। The अरसा between end of the last tax year prior to change। End of last tax year prior to change, बोलें end of। ये क्या मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, आप रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं आगे से, जो मैं पढ़ा हूँ वो पढ़ो। एंड ऑफ बोलो, हाँ आप, अच्छा एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। अच्छा, और फिर आगे क्या लिखा हुआ बताएं? एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर and the date on which changed tax year commences। changed कौन सा वाला है? वो तो उसने स्पेशल की एप्लीकेशन दी हुई है ना, तो इसको changed कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? prior to change, और इसे changed। अब जरा बताएं क्या बनेगी इंग्लिश? the transitional tax year shall be a tax year, देख लें अभी, देख के बोलें, देख के where the tax year of a person changes the period between end of last tax year prior to and the date on which changed year commences। इन दोनों के अरसे के दरमियान को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। भाई ये फर्स्ट रो से बांटना शुरू कर दो जिसके पास कॉपी नहीं है। Where the tax year of a person changes the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which changed tax year commences shall be treated as a separate tax year to be known as। इस सेपरेट अरसे का क्या नाम होगा? चलें पढ़ लें इसको। Where the tax year of a person changes the arsa between end of the last year prior to change, end of last year prior to change and the date on which change year commences। तो prior to change वाला था नॉर्मल हमारा, ये prior to change वाला था 2000। चलिए मैं देखाता हूँ, नहीं अब रहने दे, अब मैं देख क्या था। ये प्रायर टू चेंज वाला है एंड द डेट ऑन विच चेंज्ड, ये 16 है। चेंज्ड टैक्स ईयर कौन सा था? 2016। और प्रायर टू चेंज कौन सा था? 2014। इन दोनों के बिटवीन जो अरसा था उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओके 11, ये 3 ऑर्डर हैं 3, 4 और 7। 3 में आपको इजाजत मिली थी नॉर्मल से, और 4 में आपको इजाजत मिली थी
7 में जो इजाज़त आपको मिली हुई थी वो क्या हो गई थी, विड्रॉ हो गई थी। 3 में कौन इजाज़त देता है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की, चाहे तो ना दे, दे ही ना नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। 4 में कौन इजाज़त देता है स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की, चाहे तो दे ही ना। और 7 में कमिश्नर क्या करता है, दी हुई इजाज़त। तो अगर 3 में आपने इजाज़त मांगी और ना मिली, या 4 में आपने इजाज़त मांगी और, या 7 में दी गई इजाज़त, तो इन सारी बातों पर आप तप जाएंगे। तो जब इन सारी बातों पे आप तप जाएंगे तो तप के कमिश्नर की शिकायत किसको लगाएं, वो तो खुद कमिश्नर है, उसकी शिकायत किसको लगाएं। पॉइंट 11, अ पर्सन तपा हुआ, dissatisfied, a person तपा हुआ with any order of अंडर 3, नॉर्मल से स्पेशल पे नहीं जा सके आप, या स्पेशल से या दी गई इजाजत में फाइल आ रिव्यू एप्लीकेशन, रिव्यू करो मेरे केस को, किसको, बोर्ड को। तो अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ अब्बू may file application to दादा and the decision by the दादा shall be, अब अगर पढ़ दादा जिंदा हैं तो उनके पास नहीं जा सकते आप। तो अगर कमिश्नर ने आपको इजाजत नहीं दी तो आप किसके पास चले जाएं, और किसका फैसला फाइनल होगा, बोर्ड का फैसला इस मद में फाइनल होगा। यानी बोर्ड के बाद आप आगे कहीं नहीं जा सकते कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं वसीम अकरम के पास जा रहा हूं, ये क्या हो रहा है इधर, ये लूट नहीं मची हुई। ये पॉइंट 8 को इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बहरहाल एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। इसको जरा मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, फिर मैं इसको लिखता हूं। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। ऐसे ही लोगों ने सवाल पूछा कि कमिश्नर ने इजाज़त दे तो दी है नॉर्मल से किस पे जाने की, स्पेशल पे। कमिश्नर ने इजाज़त दे तो दी है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की, तो सवाल हमारा ये अराइज होता है कि अगर हम नॉर्मल से स्पेशल पे चले जाएं तो फिर व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। तो इस सूरत में जो इफेक्टिव डेट है ऑर्डर की, यानी जिस दिन से आपको इजाज़त है स्पेशल यूज़ करने की, वो आप मुझे बताएं क्या है। इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन से आपको इजाज़त मिल गई है स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ करने की, वो है जी 1 अप्रैल 2015। ये तारीख है, देखें इधर 1 अप्रैल 15। असल में कुछ लोगों ने राय दी थी कि 1 जुलाई 14 है, लॉ में करने का नहीं, ये इफेक्टिव डेट नहीं है। असल में आपने ट्रांजिशनल की इजाज़त नहीं मांगी, आपने किसकी इजाज़त मांगी है, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट डेट ऑफ स्पेशल, 1 अप्रैल 15। 31 मार्च 15 से अगला दिन कौन सा है, 1 अप्रैल 15। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, यानी स्पेशल पे आप आए हैं नॉर्मल से, तो किस दिन से आपको ये इजाज़त मिली है, आप ये नहीं कहेंगे 1 जुलाई से। देखने में वैसे लग रहा है कि 1 जुलाई 14 होना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर कहता है नहीं 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 नहीं, मेरी नज़र में आपको स्पेशल की इजाज़त मिली है 1 अप्रैल 15 से। तो ये ज़रा नोट कर लें इफेक्टिव डेट इस सिनेरियो में, फिर आगे चलते हैं। इसी वाले सिनेरियो में जाके लिख लें, और कहाँ लिख रहे हैं, जो डायग्राम बनाई हुई है वहीं जाके लिखना है। इतना तो ना बताना पड़े आपको। वैसे ही लोगों ने पूछा भाई किस दिन से हमें इजाज़त मिली है कि हम स्पेशल यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो नहीं मैं कहूँगा कि आपको इजाज़त 1 जुलाई 14 से मिली है कि आप स्पेशल यूज़ कर सकते हैं। आपको जो इजाज़त मिली है वो तो 1 अप्रैल 15 से मिली है। इजाज़त वैसे ज़बानी कलामी तो उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे, लेकिन तहरीरी तौर पे अगर बात की जाए तो किस दिन से आपको इजाज़तनामा इशू किया जाएगा,
या इजाज़त पक्की पक्की मिल जाएगी वो है 1 अप्रैल 15, क्योंकि बीच वाले 9 महीने इसलिए इग्नोर किए हैं क्योंकि वो स्पेशल टैक्स ईयर नहीं है। वो कौन सा टैक्स ईयर है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ इजाज़त? फर्स्ट डे ऑफ ट्रांजिशनल या फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल? इफ यू आर गोइंग फ्रॉम, लेकिन अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं तो फिर फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल। Point 8, an order of change in shall take effect from the order of change in tax year shall be effective from the first day of special tax year। लेकिन अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं तो फिर फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल टैक्स। ट्रांजिशनल के पहले दिन ही लेना, बस ये एहतियात है ट्रांजिशनल का। तो अगर कभी पूछ ले इफेक्टिव डेट क्या है तो आपने किसकी बतानी है? अगर नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे हैं तो स्पेशल की पहली वाली तारीख। ओके, अच्छा ये नोट्स अब आपने फोटोकॉपियर से लेने हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तो अपलोडेड हैं। जी, ये पास पेपर का क्वेश्चन 20 है। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है ना, बताया फोटोकॉपी से लेने हैं नोट्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या क्या 3 मार्क्स हैं, क्या लिख के आएंगे? एक्सप्लेन स्पेशल टैक्स ईयर, एक्सप्लेन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, क्या लिख के आएंगे बताएं? स्पेशल वाले में क्या लिख के आएंगे? कौन सा पॉइंट? पॉइंट 2। ये काफ़ी है 3 मार्क्स के लिए? जी बिल्कुल काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। स्पेशल में ये तो नहीं बताएंगे स्पेशल से नॉर्मल पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या कह रहा है? एक्सप्लेन स्पेशल, तो सिर्फ क्या लिख के आएंगे? बस ये पॉइंट 2 की 3 लाइन है। फिर अगला सवाल क्या है? एक्सप्लेन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, तो इसमें क्या लिख के आएंगे? बस सिर्फ पॉइंट 9। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाएंगे परेशान होंगे। ओके, अब हमारी एक ये लाइन रहती है, इस पे जरा हमने फोकस करना है। पॉइंट 2 में आ जाए वापस। इधर आ जाओ भाई। अच्छा, ये अगली बात बड़ी गौर से सुननी है आपने। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई है कि 1 जुलाई 2000, मिसाल के तौर पे ये 16 है, 1 जुलाई 16, और ये है 30 जून 2017। तो ये कितने महीने हैं? और ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। इसे कैसे डिनोट करेंगे? 2017 से। अब अगर ये इजाज़त ले लेता है कि मेरा ईयर एंड क्या होगा, बोलें 31 मार्च 18। 31 मार्च 17 तो भाई गुजर चुके हैं ना, कैसी बातें करें। 31 मार्च 18, तो ये कितने मंथ्स बनेंगे? 9 मंथ्स। और ये कौन सा ये होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2018। क्लियर? असल में इसको देखना ऐसे होता है कि इसके बाद कौन सा वाला 30 जून आ रहा है, बस ऐसे देखना होता है। इधर गौर से सुनिएगा, ये डिनोट कैसे करना है। इसके बाद कौन सा वाला 30 जून आ रहा है, बताएं इसके बाद कौन सा वाला 30 जून आ रहा है? इसके बाद 30 जून 18 आ रहा है, इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2018 से डिनोट करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, इस 31 मार्च 19 कितने महीने बने?
12 महीने, ये कौन सा बन गया? स्पेशल। एक सवाल का जवाब दें, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? बोले बोले बोले, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2019, इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2019 से। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, अब अगली बात, ये बड़ी गौर से सुननी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 1 जुलाई 16 को एक बंदे का साल शुरू हुआ और 30 जून 17 को खत्म हो गया। इसे कितने महीने का बना? 12 महीने का। कौन सा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2017। अच्छा जी, अब ये बंदे ने हुकूमत से इजाजत मांगी कि मेरा टैक्स ईयर इधर ही रखो, मेरा टैक्स ईयर जो है सितंबर में कर दे, मेरा टैक्स ईयर सितंबर में कर दे। आप बताएं जी कौन सा सितंबर आएगा? बोले बोले बोले। 30 जून 17 के बाद फौरन कौन सा सितंबर आएगा? कैलेंडर आपको देखना आता है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने गुजरेंगे। 30 सितंबर बोलें 2017, तो 30 सितंबर 17, 3 महीने गुजरेंगे और 3 महीने गुजरते ही इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो 30 सितंबर बोलें 17, कितने महीने बने? 3 महीने। कौन सा वाला? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब जरा बताना है ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा है। अब ये जरा धोखा है, जिस तरह आप सोचेंगे उस तरह शायद गलत हो, जिस तरह मैंने पहले सोचने को कहा है उस तरह जरा आपने सोचना है। 30/9/17 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? सोच के बताना है। 30/9/17 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 2000। इसलिए इसको कैसे डिनोट करना है? 2000। हालांकि आप कह रहे होंगे शुरू भी 17 में हो रहा है, ख़त्म भी 17 में हो रहा है, इसका नाम क्यों उठा रहे हैं? मोहतरम, अगर क्लास के शुरू में आप अटेंटिव थे तो 1 जुलाई 17 से माने ना माने 2018 का साल शुरू हो चुका हुआ है। नॉर्मल टैक्स ईयर मैं कह रहा हूं, जो टैक्स वालों का टैक्स ईयर होता है। मैंने आपको कहा था 30 जून 17 में 17 का साल खत्म हो जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 1 जुलाई 17 से कौन सा साल शुरू हो चुका है? 18 का। ये थोड़ी सी जरा टेक्निकल और बारीक बात है, जो आपके लिए आसान बात है, जो आपने घर जाते हुए याद रखनी है, वो सिर्फ एक है। ये आखिरी तारीख क्या है? बस इसके बाद बता दें कौन सा 30 जून है। इसके बाद बस पेपर के लिए ये सबसे बड़ा हिंट है। इसके बाद कौन सा 30 जून है? इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2018 से। ये बात आप डाइजेस्ट करके जाने, आपने क्लास में डाइजेस्ट करके जाने। 30/9/2000 साल तो पहले बताएं ना, पहले साल तो बताएं। अब इसने क्या हुकूमत से इजाजत ले ली है कि मेरा ईयर एंड हुआ करेगा 31 मार्च, लेकिन इसने क्या इजाजत ली है हुकूमत से? मेरा ईयर एंड क्या हुआ करेगा? 30 सितंबर हुआ करेगा। ये थोड़ा आप समझने वाला सिनेरियो था। अच्छा जी, इस बात को छोड़े, नीचे का लिखना है। सिर्फ ये बता दें 30 सितंबर 18 के बाद कौन सा वाला 30 जून आना है? अगर आप कहें 30 जून 18 आना है, वो तो इधर आ चुका है। इसके बाद कौन सा 30 जून आना है? 30 जून 19 आना है। जब वो 30 जून 19 आना है तो उस 19 के साल को कैसे नोट करेंगे? टैक्स ईयर 2019 से। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? बोले बोले स्पेशल टैक्स ईयर 2019। नोट करें। अब इसके बारे में आपके कोई सवाल है तो आपने अभी नहीं पूछने, ऑनलाइन वालों ने भी नहीं पूछने। ये इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा हम रिज्यूम करेंगे। तो कल इसको पहले रिवाइज कराया जाएगा, सुबह फिर आगे चलेंगे। इसलिए इसके बारे में कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक बात क्या याद रखनी है कि जो भी एंड की तारीख है उसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, बस इससे आपका मसला हल हो जाएगा। भाई इतना टाइम नहीं है खूबसूरतियों का, ध्यान दे, छिक के रख भाई, जल्दी कर।
इन दोनों के ऊपर रूल देख लें। आखिरी तारीख के बाद कौन सा 30 जून आना है ये सोचना है। उर्दू में लिख लें, आखिरी तारीख के बाद कौन सा 30 जून आना है, बस ये सोचा करना है। उर्दू में लिख लें ऊपर इन दोनों के रूल, आखिरी तारीख के बाद कौन सा 30 जून आना है, ऐसे सोचना है। फोटोकॉपी से नोट्स लेके आइएगा। इधर लाओ कैमरा। अब ये लाइन इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। इस लाइन में ना असल में यही बात की हुई है, रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। आपने नॉर्मल टैक्स ईयर देखना है, फिर उसकी तारीख देखनी है, लेकिन ये लाइन कल मैं दोबारा बता दूंगा, तो यहीं पे छोड़ते हैं हम बात। लेकिन इतना सारा आपने याद भी करके आना है और लिख के भी आना है। ठीक है, क्लोज करें।